आज हम अपने ऑर्गेनोमेटेलिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा क्या है कि किसी भी मेटल क्लस्टर में मेटल मेटल बॉन्ड की काउंटिंग करना और पर मेटल बॉन्ड की काउंटिंग करना। नॉर्मली आपने बुकों में देखा होगा कई स्टेप में दिया होता है। पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ठीक है, फिर पर मेटल के लिए डिवाइडेड बाई n करते हैं। तो हम इसको एक ही फार्मूले में, शॉर्ट ट्रिक में इसको हम सॉल्व करने की कोशिश आज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, तो आप हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि पिछला जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने डिस्कस किया था इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज इन मेटल क्लस्टर। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या यहाँ पे आई बटन दिया होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम आज अपना ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, काउंटिंग ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड एंड पर मेटल बॉन्ड इन मेटल क्लस्टर, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे पहला फार्मूला होगा, ठीक है, पहला जो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इज इक्वल्स टू 18 इंटू n माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जहाँ पे n क्या है हमारा, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेटल इन क्लस्टर, ठीक है। तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। सेकेंड जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ पर मेटल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पर मेटल बॉन्ड निकालने के लिए जो यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखिए थोड़ा डिफरेंस है, 18 माइनस, ठीक है, वैलेंस 18 माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई n फिर से वही है, n क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ मेटल इन क्लस्टर, ठीक है। जो आपका n है वो कॉमन है, ठीक है, तो n है। ये दोनों फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, किसी भी मेटल क्लस्टर में नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड और पर मेटल बॉन्ड निकालेंगे। तो हम सबसे बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला एग्जांपल है, देखिएगा, जो हमारा पहला एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे वो हमारा क्या है, वो हमारा है Fe2CO का होल 9, ठीक है। तो Fe2CO का होल 9 में कितने मेटल मेटल बॉन्ड है और कितने पर मेटल बॉन्ड है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या काउंट करना पड़ेगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो वो हमने काउंटिंग आपको बताई है, 18 इलेक्ट्रॉन काउंट। यहाँ पे क्या है, आयरन है, 2 आयरन है, तो एक आयरन के वैलेंस सेल में कितना होता है, Fe के 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इंटू 2, ठीक है। कार्बोनाइल के 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 16, ठीक है। और ये हो गया आपका 18 16 34, ठीक है। अब अप्लाई कर दीजिए जो फार्मूला था आपका, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। हम जल्दी शॉर्ट में लिख रहे हैं, मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, मेटल मेटल बॉन्ड इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। n क्या था, नंबर ऑफ मेटल इन मेटल क्लस्टर। तो मेटल क्लस्टर में कितने मेटल हैं, 2 मेटल है। तो हमारा जो फार्मूला था पहले वो लिख सकते हैं, 18n माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 18 इंटू 2 है हमारे मेटल, ठीक है, माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 34 यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यानी कि जो मेटल मेटल बॉन्ड है Fe2CO का होल 9 में वो कितने हमारे 1 है। उसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, पर मेटल बॉन्ड, इसका फार्मूला क्या बताया था, 18 माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई n। तो n तो आपको पता है 2 है आपके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने निकाले हैं, 34 डिवाइडेड बाई 2, 18 माइनस 17 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी कि हमारा मेटल मेटल बॉन्ड 1 है और पर मेटल बॉन्ड भी 1 है। अब हम क्या करेंगे,
इसकी सहायता से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, Fe और Fe के बीच में कितने बॉन्ड हैं, एक मेटल मेटल बॉन्ड है। हमने क्या निकाला कि जो हमारा मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, 1 है, यानी कि 2 Fe हैं हमारे, उसके बीच में क्या एक मेटल। और पर मेटल बॉन्ड कैसे होते हैं कि एक Fe कितने बॉन्ड से जुड़ा है, तो एक Fe भी तो एक ही बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। तो पर मेटल बॉन्ड भी क्या है, एक है। अगर पर मेटल बॉन्ड देखना हो तो हम एक एटम को देख लेंगे, ये एटम जितने बॉन्ड से दूसरे मेटल से जुड़ा होगा, सॉरी ये मेटल जितने बॉन्ड से दूसरे मेटल से जुड़ा होगा उतना ही पर मेटल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो मेटल मेटल बॉन्ड भी 1 है, और पर मेटल बॉन्ड देखें अगर इस Fe मेटल का देखें तब भी 1 है, इस Fe का देखेंगे तो भी 1 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, हमारे मेटल मेटल बॉन्ड भी हो गए, पर मेटल अब क्या है CO9 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है CO, ठीक है, ब्रिजिंग पे ये एक CO ब्रिजिंग पे आ गया। अब पीछे तो दिखा नहीं सकते हैं तो हम यहाँ पे दिखा देंगे CO, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, CO हो गया। उसके बाद आपके कितने थे, 9 थे, ठीक है, एक CO आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 3 CO ब्रिजिंग पे हो गए। अब आपके कितने बचे, 9 में से 3 तो ब्रिजिंग पे चले गए CO, बचे कितने 6, तो 3 इस आयरन पे चले जाएंगे टर्मिनल पे और 3 इधर, तो एक CO, 2 CO एंड 3 CO। उसी तरह यहाँ पे भी CO, 2 CO एंड 3 CO, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया वो सही है, तो उसकी एक ट्रिक है, देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ से आप इसको यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं बीचों बीच से, ठीक है, प्लेन एक तरह का प्लेन समझ लीजिए डालेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम प्लेन डालेंगे तो काउंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सपोज करिए हम यहाँ से प्लेन डालते हैं, ठीक है, इससे ये वाले CO से अगर हम डालते हैं, ये वाले CO को कट करते हुए जाएगा बीच वाले को, ठीक है। तो देखिएगा आप यहाँ पे अगर हम एक मेटल को काउंट करें तो एक मेटल हमारा 18 फॉलो करना चाहिए, तो स्ट्रक्चर सही होगा 18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस आयरन का अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस 3 CO है, तो 3 CO कितना देगा 3 × 2 प्लस एक CO तो पूरी तरह इसके पास है और एक क्या ब्रिजिंग पे है, तो एक ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, एक इलेक्ट्रॉन उस वाले को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1। एक मेटल मेटल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी साइड जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो टोटल जो काउंटिंग आई वो कितनी आ जाएगी, 8 और 6 कितनी होगी 14, 15, 16, 17 और 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन, यानी जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो क्या है हमारा सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ये देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तो इसको देगा ना, ये कॉमन है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया, ठीक है, ये वाला तो इसके साइड है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये जो हमारा बॉन्ड है, ठीक है, और ये Fe के 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे टोटल जो काउंटिंग आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 2 6 8 14 15 16 17, और ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये 18 हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसका स्ट्रक्चर है Fe2CO का होल 9, ठीक है। तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है कि हम कैसे पता करेंगे कि CO ब्रिजिंग पे होगा कि टर्मिनल पे होगा, ठीक है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फिक्स है कि हाँ कि मेटल का साइज छोटा होगा, स्मॉलर साइज होगा तो वो हमेशा ब्रिजिंग पे होंगे CO लिगेंड, अगर लार्ज साइज का मेटल है तो टर्मिनल पे होंगे, ठीक है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। मगर एक मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि अगर मेटल का साइज छोटा है, अगर मेटल जो हमारे हैं उनका साइज छोटा है, जो हमारी मेटल है इनका साइज छोटा है, यानी 3D सीरीज़ के हैं, उनका साइज थोड़ा छोटा होगा। जैसे ही हम 3D से 4D में आएंगे नीचे और 5D आएंगे, साइज बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया कि साइज बढ़ने से जो कार्बोनाइल की टेंडेंसी होती है ब्रिजिंग पे, वो टेंडेंसी डिक्रीज करती जाती है, यानी कि फिर वो ब्रिजिंग पे नहीं रहता, फिर वो क्या होता है मोस्टली टर्मिनल पे जाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दोनों मेटल के बीच की वो भी बढ़ती जाएगी, यानी दोनों मेटल, जैसे साइज छोटा है तो दोनों मेटल क्या होंगे, पास पास होंगे। तो पास पास है तो ब्रिजिंग बनाना आसान है, एक मेटल ये है एक मेटल ये है, पास पास है तो इन पर ब्रिजिंग बनाना आसान है। अब मेटल का साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से क्या हुआ,
ये मेटल की थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गई, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गई, तो अब जब ब्रिजिंग बनेगी इससे, तो ये ब्रिजिंग बनाना इनका आसान नहीं होगा CO के लिए, तो वो क्या होते हैं, ब्रिजिंग से हट के किस पे चले जाएंगे, टर्मिनल पे चले जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, और साइज कैसे बढ़ेगा, 3D सीरीज से 4D में आएंगे, 3D से 4D में आएंगे, और 4D से 5D में आएंगे। तो साइज बढ़ेगा, बढ़ने से क्या होगा, टर्मिनल की टेंडेंसी बढ़ेगी और ब्रिजिंग की टेंडेंसी कम होगी। इस पर थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे, उस पॉइंट को जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज वी मूव, इसी के नीचे नोट डाउन करिएगा अगर नोट्स आप बना रहे, ठीक है। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, from top to bottom in a group, मतलब क्या, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, 3D की सीरीज की बात हो रही, तो टॉप टू बॉटम मतलब 3D से 4D और 4D से 5D, तो 5D का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम मूव कैसे करेंगे, 3D to 4D, 4D to 5D। As we move from top to bottom in a group, the tendency of bridging carbonyl CO decreases ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी 3D से 4D 5 डिक्रीजेस, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ ब्रीजिंग CO, टॉप टू बॉटम द टेंडेंसी ऑफ ब्रीजिंग CO डिक्रीजेस बिकॉज साइज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज साइज ऑफ मेटल इंक्रीजेस, ठीक है। अंडरलाइन करना कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं हमारी ब्रीजिंग की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, क्योंकि हमारा जो मेटल का साइज है वो बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए हमने Fe लिया, ठीक है, तो ये हमारे Fe है, ठीक है। तो Fe के केस में Fe का जो है, ठीक है, पास है, स्मॉलर साइज के हैं, ठीक है, तो ब्रीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। जैसे ही हम क्या ले लेंगे, Fe के नीचे क्या आएगा आपका, ऑस्मियम, ठीक है, या फिर और नीचे आएगा रूथेनियम, तो हम जैसे ही लेंगे तो क्या होगा, साइज इसका बढ़ेगा, ठीक है। रूथेनियम के केस में क्या होगा, साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, तो ये डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, ब्रीजिंग टेंडेंसी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है, और आपकी टर्मिनल टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं RU और RU का है, तो हम ये बोल सकते हैं, देखिए डायग्राम से भी हो जाए, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम, तो हमारा क्या इंक्रीज करेगा, साइज ऑफ मेटल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर साइज ऑफ मेटल इंक्रीज कर रहा है तो जो टेंडेंसी होगी, ठीक है, ब्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बोनाइल, ठीक है, CO डिक्रीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हम ऑब्जर्व क्या किया गया, देखिए ऑब्जर्व भी किया गया। अब ये Fe के केस में हमने क्या देखा था, Fe2CO होल लाइन के केस में 3 जो CO थे वो किस पे थे, ब्रीजिंग पे थे। उसके बाद ऑब्जर्व किया गया जो हमारा क्या था, हमारा जो ऑस्मियम था, ठीक है, OH2CO होल लाइन, इसके केस में क्या देखा गया कि ब्रीजिंग टेंडेंसी कम हो गई। तो हमने क्या लिया, ऑस्मियम लिया, ठीक है, यहाँ पे एक ही CO बचा, ठीक है, क्योंकि ये 4D का है। तो देखिएगा 3D में ब्रीजिंग 3 थे, यहाँ पे ब्रीजिंग घट के कितने हो गए, 1 हो गया, और सारे किस पे लग जाएंगे, टर्मिनल पे। तो शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं CO का होल 4 और कार्बोनाइल इधर भी होल 4। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये प्रूव भी किया गया कि जैसे ही हमने Fe के बाद क्या आएगा, ऑस्मियम आएगा, तब रूथेनियम आएगा, सॉरी Fe के बाद रूथेनियम आएगा, उसके बाद ऑस्मियम आएगा, ठीक है। तो और नीचे अगर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा टेंडेंसी कम होगी। तो हम यहाँ रूथेनियम भी ले रहे हैं
ऑस्मियम भी ले रहे हैं सॉरी, तो ऑस्मियम का साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऑस्मियम का साइज़, जगह नहीं बची है, ठीक है, जगह नहीं बची तो आप पॉइंट समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे क्या होगा, ब्रीदिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी। तो ऑस्मियम के केस में देखा गया यहाँ पे केवल क्या था, एक ही था, ठीक है। तो आयरन से रूथीनियम और रूथीनियम से जब ऑस्मियम में आएंगे तो केवल एक ही बचेगा। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान पे रखना है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा ब्रीदिंग टेंडेंसी डिक्रीज करती जाएगी। मगर ये रूल 100% अप्लाई कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। कम तो होगी टेंडेंसी, मगर हमारे प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे ये पूछते हैं सर कितने ब्रीदिंग पे बचेंगे। अभी देखिए, आपने देखा क्या, ऑस्मियम के केस में एक ही बचा, आयरन के केस में ब्रीदिंग पे कितने थे, 3 थे। अब ये कैसे पता चलेगा कि एक ही बचेगा, हो सकता है एक भी ना बचे, ठीक है। तो इसके लिए केवल एक ही तरीका है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हम केवल इतना ये थ्योरिकली बता सकते हैं कि साइज बढ़ने से ब्रीदिंग टेंडेंसी कम होगी। कितने कम होंगे CO ब्रीदिंग से हट के टर्मिनल पे जाएंगे, ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई एक्चुअली किया गया है IR टेक्निक के थ्रू किया जाता है। इसका IR स्पेक्ट्रा निकाला जाता है। तो IR से टर्मिनल का अलग आता है, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और ब्रीदिंग की अलग आती है, तो उससे प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अभी आप थ्योरिकली में इतना ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे वो हमारा है सेकेंड एग्जाम्पल, Fe3, 3 मेटल हो गए, CO का Fe3CO होल 12। अब देखिए फिर से हम वही क्या निकालेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब तो आप लोग ट्रेंड हो गए होंगे इतने दिन से निकालने, 8 × 3 + 12 × 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24, यानी कि हो जाएगा 48। तो वैलेंस सेल, अब यहाँ पे कितना क्या निकालना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। तो मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, 18 × n माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो आपकी बार n कितना हो जाएगा, 3। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेटल इन मेटल क्लस्टर। तो 18 × 3 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 54 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका हो जाएगा 3। यानी कि हमारे पास कितने मेटल मेटल बॉन्ड आ गए, 3। तो 3 मेटल है तो मिनिमम 3 मेटल मेटल बॉन्ड होते ही होते हैं, ठीक है। पर मेटल बॉन्ड निकाल लें, पर मेटल मेटल बॉन्ड इज इक्वल टू फार्मूला क्या था, 18 माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई n। तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 48 डिवाइडेड बाई कितने n, अब की बात 3 है, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2। तो पर मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ गया, 2, और मेटल मेटल बॉन्ड आ गया 3, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर अब ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम मेटल मेटल बॉन्ड बना लेते हैं, Fe, ठीक है, Fe, एक Fe, ठीक है, 2 Fe एंड ये हमारा थर्ड Fe। तो ये हो गया हमारे Fe बॉन्ड, ठीक है, Fe एंड Fe। तो पर Fe हो गए यहाँ पे 3। तो मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो गए, देखिए 3 मेटल मेटल बॉन्ड थे, तो 1 मेटल मेटल बॉन्ड, 2 मेटल मेटल, पर मेटल देखो एक मेटल कितने बॉन्ड है, एक मेटल कितने बॉन्ड से अदर मेटल से जुड़ा हुआ है। तो एक मेटल अदर मेटल से 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर इस मेटल को हम देखते हैं तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, उसी तरह इस मेटल को अगर देखते हैं 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, उसी तरह इस मेटल को देखते हैं 1 बॉन्ड, तो पर मेटल बॉन्ड कितने, 2 हैं, ठीक है। अब देखिए CO को लिख ले रहे हैं, ठीक है। CO को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका ब्रीजिंग पे पहले हम लाते हैं CO को, देखिए यहाँ पे एक CO ब्रीजिंग पे आ जाएगा आपके, यहाँ पे CO, ठीक है, एक ये आपका आ गया, ठीक है, एक ब्रीजिंग पे CO आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 2 ब्रीजिंग CO हो गए आपके, ठीक है। इसके बाद
अब देखिए दो तो ब्रिजिंग पे हो गए, ठीक है। अब आपको किस पे लाने, टर्मिनल पे लाने। तो देखिए CO CO CO, ठीक है, 10 बचे हैं, CO CO, टर्मिनल पे आपको 10 रखने। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 एंड 10। तो आपके कितने हो गए, 10 CO हो गए। देखिए यहाँ 3 थे, यहाँ 4 CO के हो गए, क्योंकि ये जो Fe एटम्स है जिस पे हमने 3 CO टर्मिनल पे लगाए, उन पे एक एक ब्रिजिंग भी है, यानी कि इसके पास भी एक CO पहले है ब्रिजिंग पे और इसका भी एक CO माना जाता है ऐसे काउंटिंग में इसको समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास भी 4 मान लीजिए, ये भी 4, तो 4 इसको भी देने पड़ेंगे। तो इस तरह आप याद रखिएगा, इस स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। देखिए अब इसको फार्मूले में कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ब्रिजिंग का होगा, ब्रिजिंग पे 2 CO हैं, तो ब्रिजिंग को हम किससे डिनोट करते थे, म्यू से, म्यू CO। कितने CO हैं, 2, तो 2 CO ब्रिजिंग पे हैं, तो होल ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद Fe कितने हमारे 2 हैं, तो Fe2, और जो टर्मिनल वाले होते हैं उनको एक साथ ऐसे लिख लिया CO10। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ भी वही Fe क्या है, 3D सीरीज़ का है, साइज छोटा है, तो यहाँ पे क्या है, 2 ये हमारे ब्रिजिंग पे हैं। जैसे हम नीचे आएंगे, यानी किस में आएंगे, रूथेनियम और ऑस्मियम में आएंगे, यानी 4D और 5D में आएंगे, तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे CO जो कार्बोनाइल है वो सारे के सारे किस पे चले जाएंगे, टर्मिनल पे चले जाएंगे। हमने आपको बताया अभी कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है ब्रिजिंग टेंडेंसी डिक्रीज करती जाती है और क्या है, टर्मिनल इंक्रीज करती जाती है। तो हम उन दोनों को कॉमन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए मेटल, ठीक है, मेटल, 2 मेटल और ये हमारा 3 मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सारे के सारे किस पे रखने हैं, टर्मिनल पे। तो 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, 4 टर्मिनल। उसी तरह यहाँ भी 1 टर्मिनल, 2, 12 हैं, तो सबको 4 4 दे दीजिए, CO। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा CO 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 एंड CO। तो सारे के सारे किस पे चलेगा, टर्मिनल पे चलेगा। तो यहाँ पे मेटल क्या हो सकता है इस केस में, इस केस में जो मेटल हो सकता है वो क्या हो सकता है, हमारा रूथेनियम भी हो सकता है 4D का भी, और हमारा क्या हो सकता है, ऑस्मियम भी हो सकता है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, तो मेटल का साइज इंक्रीज करता जाता है और हमारा टर्मिनल टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटल कि रूथेनियम और ऑस्मियम के केस में सारे जो CO हैं 12 के 12 CO वो सारे के सारे किस पे होते हैं, टर्मिनल पे होते हैं। जबकि Fe के केस में, आयरन के केस में, ठीक है, 2 क्या होते हैं आपके ब्रिजिंग पे होते हैं और जो 10 होते हैं वो किस पे होते हैं, टर्मिनल पे होते हैं। तो इस तरह हम इसका निकालेंगे। यहाँ पे हम एक पॉइंट और समझते हैं। देखिए इन दोनों के केस में भी क्या होगा, रूथेनियम ऑस्मियम के केस में भी टर्मिनल पे तो हैं सारे, मगर इसके केस में भी क्या होगा, अगर हम रूथेनियम ऑस्मियम के केस की बात करें तो इस केस में भी हमारे क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं। अगर हम मेटल मेटल बॉन्ड की बात करें, यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड, तो मेटल मेटल बॉन्ड भी यहाँ पे कितने हैं, 3 है, ठीक है। और पर मेटल बॉन्ड भी यहाँ भी निकालेंगे तो कितने आएंगे, पर मेटल मेटल बॉन्ड भी यहाँ पे कितने आएंगे, उतने ही आएंगे जितने आयरन के केस में थे, कितने, 2। तो वो सब तो सेम रहेगा, काउंटिंग भी, इलेक्ट्रॉन काउंटिंग भी सेम रहेगी, ठीक है। मगर क्या है, इस अगर हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं, आपके आयरन वाले का कॉम्प्लेक्स मेटल क्लस्टर का और रूथेनियम ऑस्मियम का, तो ये दोनों का आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होंगे दोनों, क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो दोनों के सेम आएंगे, ठीक है, मगर आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होंगे। तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये दोनों कभी भी आइसो स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ब्रिजिंग पे 2 CO हैं, यहाँ ब्रिजिंग पे नहीं। मगर अगर हम रूथेनियम ऑस्मियम क्लस्टर की बात करें, यानी कि Ru3CO का होल ट्वाइल और OS3CO का होल ट्वाइल, तो इन दोनों के केस में ये दोनों क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं। तो हम लिख सकते हैं बोथ आर, ये दोनों बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल, यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होगा। मगर हम आयरन वाले मेटल क्लस्टर से बात करें तो आयरन वाले मेटल क्लस्टर में आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होंगे,
मगर आइसो स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। तो अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें, इसका ठीक है, तो इन दोनों के केस में यहाँ पे कर देते हैं, अगर इन दोनों का कंपेयर करें, ठीक है, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या हो सकते हैं, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है मगर आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। तो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक बट नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है, आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है मगर आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड एग्जांपल, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है CO4 CO का होल 12, ठीक है। तो हम फिर वही करेंगे, आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे पहले, ठीक है। तो 9 × 4 + 12 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 36 ये हो गया आपका, ठीक है, और 24 यानी ये हो गया हमारा 60, ठीक है। इसके बाद अब निकालेंगे नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड। तो नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड हमने बताया था 18n माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो n कितना है आपकी बार 4 है, 4 मेटल है, तो 18 × 4 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 6। तो मेटल बॉन्ड यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके 6 पर मेटल बॉन्ड देख लेते हैं, पर मेटल बॉन्ड इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 18 माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 18 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4, n कितना हो जाएगा क्या 4 क्योंकि 4 मेटल है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 15 यानी कि 3, यानी कि मेटल बॉन्ड तो 6 है मगर जो हमारे पर मेटल बॉन्ड है वो कितने 3 है। तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब हमारा क्या है CO जो है कोबाल्ट है वो हमारा 3D सीरीज़ का, यानी कि इसमें ब्रिजिंग टेंडेंसी है, तो CO ब्रिजिंग पे होंगे, इतना तो आप ध्यान रख ही सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखिएगा, देखिए CO, एक CO, ठीक है, 2 CO, 3 CO, थोड़ा बड़ा करते हैं, कोबाल्ट यानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा वो वाले CO नहीं, कोबाल्ट है CO, ठीक है। ये एक कोबाल्ट इधर, एक कोबाल्ट इधर, तो ये 4 मेटल हो गए, इनको आपस में जोड़ दीजिए तो 4 मेटल बॉन्ड तो ये हो गए, 5वां मेटल बॉन्ड, और ये आपका 6 मेटल बॉन्ड, तो ये आपके क्या हो गए 6 मेटल बॉन्ड हो गए। अब आपको क्या करना है, 3 ब्रिजिंग पे है, ऐसा देखा गया है कि 3 ब्रिजिंग पे होते हैं CO, तो ब्रिजिंग पे CO कैसे रखेंगे, देखिए हर 2 के बीच पे एक रखना है, ठीक है, 2 के बीच में। तो ये आपका μ2 में एक ये μ2 ब्रिजिंग हो गई, ठीक है, एक μ2 पे ये आ गया CO, ठीक है, और एक μ2 पे ये CO आ गया, यानी कि 3 CO तो ब्रिजिंग पे हो गए। बचे कितने 12 थे, 3 तो आपके ब्रिजिंग पे चले गए, बचे आपके 9। तो 9 CO को हम कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे आप 2 दे दीजिए, 2 CO यहाँ पे, ठीक है, एक तो इसके काउंटिंग में आ जाएगा, ठीक है, CO, ठीक है, इसके भी एक काउंटिंग में आ जाएगा, 3 हो जाएंगे, ठीक है, और एक CO ये इसकी काउंटिंग में भी ये वाला आ जाएगा। अब इस पर तो कोई ब्रिजिंग नहीं था तो इसको हम कितने दे देंगे 3, 1, 2 और 3, तो इसका भी पूरा हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 तो हमारे टर्मिनल पे और 3 क्या है ब्रिजिंग पे। तो इसको हमने कैसे लिखा, तो पहले ब्रिजिंग वाला लिखे म्यू, ब्रिजिंग पे कितने CO हैं 3 CO है, तो होल तो थ्राइज हो जाएगा, ठीक है। कितने मेटल है, कोबाल्ट हमारे 4 हैं और CO का होल 9, ठीक है, इसको ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक आप नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऐसे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर देखा गया, ठीक है, तो नोट करके लिखिएगा, NOT नोट करके, ठीक है। अगर हम लो टेम्परेचर पे, जो स्ट्रक्चर है वो एट लो टेम्परेचर, ठीक है,
लो टेम्परेचर पे देखा गया तो क्या हुआ, लो टेम्परेचर पे 3 CO तो हमारे किस पे मिले, ब्रिजिंग पे मिलेंगे, और जो हमारे 9 CO थे, 12 थे टोटल, वो किस पे मिलेंगे, टर्मिनल पे जो हमने बनाया आपका। मगर अगर हम टेम्परेचर हाई कर दें, टेम्परेचर इसका बढ़ा दें, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो हमारे ब्रिजिंग पे थे ये किस पे चले जाएंगे, टर्मिनल पे चले जाएंगे। तो एट हाई टेम्परेचर, हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछ ले, एट हाई टेम्परेचर दे के पूछ ले, टेम्परेचर, तो एट हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ये सारी बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे ब्रीदिंग वाले, और ये किस पे चले जाएंगे, टर्मिनल पे। ठीक है, तो एट हाई टेम्परेचर ऑल 12 CO एट टर्मिनल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे देखा गया है कि 3 CO आपके ब्रीदिंग पे होते हैं और 9 टर्मिनल पे, मगर हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, सारे के सारे किस पे चले जाते हैं, टर्मिनल पे चले जाते हैं। ठीक है, मगर अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये तो कोबाल्ट का केस हो गया। ठीक है, अगर मेटल कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट के केस में भी यही होगा। ठीक है, और रोडियम के केस में भी यही स्ट्रक्चर होगा, ध्यान रखिएगा, जो कोबाल्ट के केस में होगा वही रोडियम के केस में होगा। मगर इससे पहले वाला जो एग्जांपल देखा था वहाँ पे उल्टा था, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते बहुत बच्चे गलत। वहाँ पे क्या था, Fe का तो अलग था, वहाँ ब्रीजिंग थी, मगर रूथेनियम ऑस्मियम के केस में ब्रीजिंग नहीं थी। मगर यहाँ पे ये देखा गया, इसीलिए हम कहते हैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखा गया जो कोबाल्ट है और रोडियम है, इसके केस में ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप RH भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अभी हम RH का बनाएं तो क्या कर देंगे, यहाँ पे RH कर देंगे, यहाँ पे RH कर देंगे, और यहाँ पे RH कर देंगे। यानी कि कोबाल्ट और रोडियम के केस में 3 आपके किस पे होंगे, ब्रीदिंग पे होंगे लो टेम्परेचर में, और 9 क्या होंगे, टर्मिनल पे होंगे। यानी कि इसका भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दें, RH4। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा RH और कोबाल्ट का, यानी रोडियम और कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, वो आइसो स्ट्रक्चरल भी है, यानी उसका स्ट्रक्चर भी सेम है, और वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम है। मगर इसके नीचे जब जाएंगे, रोडियम के नीचे क्या आता है, इरिडियम। इरिडियम में देखा गया कि सारे के सारे किस पे चले जाएंगे, टर्मिनल पे चले जाएंगे। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th एग्जांपल, CO2 CO का होल 8 है। तो बहुत सिंपल, मगर इसमें अभी एक चीज़ आएगी आगे कि इसको हम 2 फेज़ में जब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो जो करते हैं। ठीक है, कोबाल्ट है तो 9 × 2 हो जाएगा, 2 है। ठीक है, कार्बोनाइल 8 है तो 2 देता है, हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल बॉन्ड कितना आ जाएगा, तो आप इतने बार निकाल चुके हैं, हम सीधा निकालेंगे, यहाँ पे बार बार लिखा है 18 इंटू कितने मेटल हैं, 2 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा मेटल बॉन्ड। ठीक है, पर मेटल बॉन्ड आप निकाल सकते हैं, पर मेटल बॉन्ड आपका आ जाएगा 18 माइनस 34 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई n कितना है, 2 है। तो यहाँ आ जाएगा 18 माइनस 17, यानी कि पर मेटल बॉन्ड भी 1 आया। तो सिंपल सी बात है, मेटल बॉन्ड भी 1 है और पर मेटल बॉन्ड भी 1 है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, CO सिंगल बॉन्ड CO। तो पर मेटल बॉन्ड भी एक ही है, और पर मेटल का देखें तो भी एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा गया कि अगर हम इसको सॉलिड स्टेट में देखते हैं, सॉलिड फेज़ में, ठीक है, तो सॉलिड फेज़ में ये देखा गया कि जो 2 CO थे वो तो हमारे ब्रिजिंग पे थे, जो होने चाहिए। ठीक है, ब्रिजिंग पे थे, और कितने बचे हैं आपके, 6 बचे हैं। वो 6 में किस पे आ जाएंगे, 3 तो इस CO के पास आ जाएंगे टर्मिनल पे, और 3 आ जाएंगे इस साइड आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये जो देखा गया, ये किस पे देखा गया आपका, सॉलिड फेज़ में। ठीक है, या सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सॉलिड फेज़ में देखा गया। तो इसका फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, म्यू CO का होल ट्वाइस, ठीक है, कोबाल्ट का होल ट्वाइस, ठीक है, और CO का होल 6।
मगर इसको अगर हम सॉल्यूशन में देखते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसको सॉल्यूशन फेज़ में जैसे इसको सॉल्यूशन फेज़ में डालेंगे तो क्या होगा, देखिए सॉलिड में पास होंगे मेटल थोड़े, सॉलिड स्टेट आप जानते हैं कि सॉलिड में जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं, अगर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाती है। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर इसको आप आराम से समझ सकते हैं कि जब सॉलिड में रहेगा तो मेटल पास रहेंगे। अब जब ये मेटल पास है तो ब्रिजिंग टेंडेंसी यानी ब्रिजिंग का फॉर्मेशन करना आसान है। हमने आपको बताया जब कोई दो मेटल पास होते हैं तो ब्रिजिंग करना आसान होता है, दूर होते हैं तो ब्रिजिंग करना आसान नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसको सॉलिड से सॉल्यूशन फेज़ में ले जाएंगे तो देखा गया कि जो हमारे जो ब्रिजिंग वाले थे वो सारे के सारे किस पे चले जाएंगे, टर्मिनल पे। तो अब टर्मिनल पे कितने हो जाएंगे, 3 तो पहले से थे, ठीक है, 3 तो पहले से CO थे, ठीक है, और एक CO और आ जाएगा। 3 CO तो पहले से थे, ठीक है, एक CO और आ जाएगा, यानी कि ये किस में है, सॉल्यूशन फेज़ में। कौन से समझा, क्योंकि दूर हो जाएगा, और दूर हो गया तो ब्रीदिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो सॉल्यूशन फेज़ में जो फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, CO2 CO का होल 8। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हो सकता है एग्जाम में फेज़ दे के पूछ ले कि इन सॉलिड फेज़, ठीक है, हाउ मैनी कार्बोनाइल प्रेजेंट एट ब्रीजिंग, तो 2। इन सॉल्यूशन फेज़ हाउ मैनी कार्बोनाइल प्रेजेंट एट ब्रीजिंग, 0। अब हम थोड़ा सा 2 पॉइंट आपको बताना चाहते हैं वीडियो ख़त्म करने से पहले। एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है थोड़ा सा दिमाग में कि अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 18 से कम आ रहा है, सपोज़ करिए 17 आ रहा है, तो आपको ये थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाना चाहिए कि अगर 17 है तो वो डाइमराइज कर जाएगा, ठीक है। अगर 17 से भी कम आ रहा है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पॉलीमराइज हो सकता है। तो मोस्टली देखा गया अगर 17 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन तो वो क्या करता है, डाइमराइज हो जाता है। जैसे ही डाइमराइज होगा क्या बना लेगा, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर 17 से कम है तो डाइमराइज होने पे तो उसका 18 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, अगर 16 और 15 इलेक्ट्रॉन है तो वो कोशिश करते हैं कि हम क्या करें, पॉलीमराइज हो जाएं, यानी कि एक साथ कई मेटल कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड हो जाएं, ठीक है। तो पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी उनकी बढ़ जाती है। तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। और जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप हमें ये ज़रूर बताएंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ताकि हम फर्दर नए वीडियो ला सकें और अच्छे, इससे भी बेटर नेट बेस्ड, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वायरीज़ हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और 1-2 पॉइंट आपको यहीं पे हम बताना चाहते हैं कि सपोज़ आपको कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, नोट बना रहे हैं, ठीक है। सपोज़ आपको नोट बनाते समय कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप बेटर है कि आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ पे आप क्या करें, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप क्या करिए, तुरंत पोस्ट कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। स्नैपशॉट लीजिए क्वेश्चन का और पोस्ट कर दीजिए। तो कोशिश करेंगे कि वहाँ पे तुरंत आपको हम सल्यूशन प्रोवाइड कर दें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो और नेट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का क्लियर हो सके, तो हमारी कोशिश यही रहती। और आप जब तक बताएंगे नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कमेंट बॉक्स में या क्या और हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तब तक हम नया कोशिश उतना नहीं हो पाएगा। हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, मगर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोशिश अच्छी है कि ख़राब है। तो आपके कमेंट हमें ये बताएंगे कि हमारी कोशिश सही है, आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू।